हेलो स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और इसके पहले हम लोग जो है कक्षा 11 मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपको कल इसके पहले वाले लेक्चर में आपको कोटिमान के बारे में बताया गया था। कोटिमान के बारे में उन्होंने बताया था कि यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 के घात के रूप में लिखा जाता है तो 10 के घात के रूप में प्राप्त इस मान को ही उस राशि का क्या कहते हैं, कोटिमान कहते हैं। जिसमें कोटिमान के बारे में बताया गया था। कोटिमान ज्ञात करने के क्या नियम होते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस संख्या का कोटिमान हमको ज्ञात करना होता है उस संख्या को मानक रूप में लिख देते हैं। और मानक रूप का मतलब होता है कि एक अंक दशमलव बिंदु के पहले होता है और शेष अंक दशमलव बिंदु के बाद होता है। इस तरह उसका मान जो है एक और 1 अंडर रूट में 1 1 और 10, उसका मान 1 और 10 के बीच में आ जाता है। और जब उसका मान आ जाता है 1 और 10 के बीच में तो उसकी तुलना 3.16 से करते हैं। अगर मान वह 3.16 से बड़ा है तब तो 10 की घात में 1 जोड़ते हैं। अगर मान बराबर है 3.16 के बराबर है अथवा कम है तो 10 के घात में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग निरपेक्ष त्रुटि पढ़े थे। निरपेक्ष त्रुटि के बारे में बताए थे हम कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। और निरपेक्ष त्रुटि को हम किससे लिखते थे, टेल-एक्स से। आज हम पढ़ेंगे क्या, वास्तविक मान, क्योंकि वास्तविक मान में से ही हम प्रेक्षित मान को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो आइए देखते हैं ये वास्तविक मान क्या होता है। तो याद रखिएगा, किसी भौतिक राशि के अधिक संख्या में लिए गए प्रेक्षणों के समांतर माध्य को हम क्या कहते हैं, उस राशि का वास्तविक मान कहते हैं। किसी भौतिक राशि के अधिक संख्या में लिए गए प्रेक्षणों के समांतर माध्य को उस राशि का हम क्या कहते हैं, वास्तविक मान कहते हैं। इसी प्रकार से मैं लिख दे रहा हूँ, किसी भौतिक राशि के अधिक संख्या में लिए गए भौतिक राशि के अधिक संख्या में लिए गए प्रेक्षणों के समांतर माध्य को वास्तविक मान कहते हैं। याद रखिएगा, किसी भौतिक राशि के अधिक संख्या में लिए गए प्रेक्षणों के समांतर माध्य को वास्तविक मान या उस राशि का वास्तविक मान कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, उस राशि का वास्तविक मान कहते हैं। जैसे यदि किसी भौतिक राशि के अधिक संख्या में लिए गए प्रेक्षण क्रमशः x1, x2, x3 एक्शन हो
तब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कोई भौतिक राशि है और उसकी अधिक संख्या में लिए गए जो प्रेक्षण है, जैसे कोई भौतिक राशि मान लेते हैं ब्लैक बोर्ड ही है और इसको हमको मापना है, और कई बार जो है जो प्रेक्षण मान ले रहे हैं वह क्या है, पहली बार मापा गया कुछ अलग आया, दूसरी बार मापा गया कुछ अलग आया, तीसरी बार मापा गया कुछ अलग आया। ऐसे अगर n बार मापा जाए तो यदि किसी भौतिक राशि की अधिक संख्या में दिए गए प्रेक्षण क्रमशः x1 x2 x3 xn हो, तब वास्तविक मान सूत्र होगा वास्तविक मान बराबर, यानी समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो पद क्या क्या है आप देख सकते हैं, x1 है, धन x2 है, धन x3 है, डॉट 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 क्या xn है, अब बटे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। संख्या 1 2 3 से लेकर कहाँ तक है, n तक है, इसलिए यहाँ आप लिख सकते हैं। और वास्तविक मान को हम किसे लिखते हैं, xa से। किसे लिखते हैं, xa बराबर हो जाएगा इस तरह से, इसका मान x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन डॉट 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 xn बटे किसके n, ये वास्तविक मान। ठीक है, या आप चाहें तो पहले सूत्र लिख सकते हैं कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, यानी अगर आपसे कोई पूछे वास्तविक मान क्या होता है, वास्तविक मान को हम xa से लिखते हैं, तो परिभाषा यह है कि यदि किसी भौतिक राशि के अधिक संख्या में लिए गए प्रेक्षणों के समांतर माध्य को उस राशि का वास्तविक मान कहते हैं। यदि किसी भौतिक राशि के अधिक संख्या में लिए गए प्रेक्षण क्या है, x1 हो, x2 हो, x3 डॉट डॉट xn हो, तब उस राशि का जो वास्तविक मान होगा वह वास्तविक मान का मतलब समांतर मान। वास्तविक मान को निकालेंगे तो ये जो प्रेक्षण दिए गए हैं इन प्रेक्षणों का समांतर माध्य के बराबर होगा ना। तो इन प्रेक्षणों का समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। कुल पद क्या कहते हैं, x1 थे, then x2 था, प्रेक्षण ही थे ना, x3 थे, डॉट 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 xn थे। अब बटे कुल संख्या मतलब 1 से लेके कहाँ तक संख्या, n तक है, बटे क्या हो जाएगा n, और वास्तविक मान को किसे लिखते हैं, xa से। इस तरह से xa बराबर आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn बटे n पे। ठीक है, ये आपका निकल कर आता है वास्तविक मान। और हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला भाग आपके सामने है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, तो निरपेक्ष त्रुटि को डेल x से लिखते हैं। तो परिभाषा इसका निकल कर आता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मतलब होता है कि निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के समांतर माध्य को क्या कहते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। लिखेंगे निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के समांतर माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि करते हैं। यानी क्लियर है, यहाँ देख सकते हैं कि निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के, यानी निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के समांतर माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल x बार से लिखते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा, अगर बाकी परिभाषा तो हो गया, और डेल x बार यानी आप कह सकते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य
निरपेक्ष त्रुटि को हम किसे लिखेंगे, डेल एक्स बार से, और माध्य निरपेक्ष, जैसे निरपेक्ष त्रुटि को डेल एक्स से लिखते हैं, लेकिन जब माध्य की बात होगी तो उस पर बार लगा दीजिएगा। डेल एक्स बार बराबर हो जाएगा डेल x1 मॉड प्लस मॉड में डेल x2 प्लस मॉड में डेल x3 एंड सो ऑन डॉट 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 डेल xn बटे क्या हो जाएगा n। आप कहेंगे ये क्या चीज़ है भाई, तो ध्यान दीजिए, आप परिभाषा लिखें निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों, यानी निरपेक्ष त्रुटि को डेल एक्स से लिखते हैं, और जब उसको माड में लिख देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाण। तो मान लीजिए पहली बार निरपेक्ष त्रुटि डेल x1 रहा होगा तो इसका परिमाण लिखिए, दूसरी बार निरपेक्ष त्रुटि डेल x2 रहा होगा तो उसका परिमाण माड में लिखेंगे, और निरपेक्ष त्रुटियों का यानी पहली बार डेल x1 रहा होगा, दूसरी बार डेल x2 रहा होगा, तीसरी बार डेल x3 रहा होगा, डॉट 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 n बार अगर की बात की डेल xn रहा होगा। इनका जो समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य मतलब होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो पहली बार माड में लिखेंगे तो डेल x1 माड प्लस डेल x2 माड प्लस डेल x3 माड प्लस डेल xn माड बटे क्या हो जाएगा n। यानी कह सकते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि को डेल x से लिखते हैं, निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों, जब इसको माड में लिख देते हैं तो उसी को कहते हैं परिमाण। तो निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों के समांतर माध्य, आप परिमाण को समांतर माध्य मतलब पहला परिमाण फिर दूसरा परिमाण फिर तीसरा परिमाण, यानी कुल परिमाणों का योग, कुल निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों का योग बटे क्या हो जाएगा, कुल संख्या। तो संख्या कितनी है, n। ठीक है, अब अगला आता है सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, ये क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है, तो किसी भौतिक राशि के, ध्यान दीजिएगा, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान नहीं, किसी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटि तथा प्रेक्षित मान के अनुपात को, ध्यान दीजिएगा, किसी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटि को हम किसे लिखते हैं, डेल एक्स से, और प्रेक्षित मान को किसे लिखते हैं, एक्स से। तो किसी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटि तथा प्रेक्षित मान के अनुपात को हम क्या कहेंगे, सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। तो लिखेंगे किसी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटि तथा प्रेक्षित मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। देख सकते हैं किसी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटि तथा प्रेक्षित मान के अनुपात को हम क्या कहेंगे, सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। तो यहाँ से लिखेंगे सापेक्ष त्रुटि बराबर क्या परिभाषा है, तो निरपेक्ष त्रुटि बटे प्रेक्षित मान। तो सापेक्ष त्रुटि बराबर क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटि बटे प्रेक्षित मान। अब आप देख सकते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि को हम किसे लिखते थे, डेल एक्स से, और प्रेक्षित मान को एक्स से लिखते थे। तो डेल एक्स बटे एक्स को ही हम क्या कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, परिभाषा दोनों का पहले बराबर समझ लेते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या हो गया, जहाँ माध्य की बात आ गया तो निरपेक्ष त्रुटियों का परिमाण निकालिए। निरपेक्ष त्रुटि का परिमाण, कई बार निरपेक्ष त्रुटि निकालिए, उनका परिमाण तो पाठ में रख दीजिए और इन परिमाणों का जो समांतर माध्य होगा इनका योग कर दीजिए। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, इसी अनुपात को हम क्या करते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। परिभाषा लिखा, निरपेक्ष त्रुटियों परिमाणों की समांतर माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसको डेल एक्स बार से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है, तो ये किसी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटि तथा परिचित मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। और सापेक्ष त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटे परिचित मान, निरपेक्ष त्रुटि को डेल एक्स से लिखते हैं, बटे परिचित मान को से लिखते हैं एक्स से। अगर हम इसमें देखिए सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि की बात अगर करें, इसमें अगला आता है सापेक्ष प्रतिशत, सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा। जब सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, यानी ये सापेक्ष त्रुटि था, ये सिक्वल में था, और जब सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में यानी 100 से जब इसमें गुणा कर देते हैं तो जो मान आता है उसी को हम क्या कहेंगे, सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि। तो लिखेंगे जब सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, तो उसे सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो उसे सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। यानी जब सापेक्ष त्रुटि को, यानी जो सापेक्ष त्रुटि हमारा है डेल एक्स बटे एक्स, जब सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो ऐसे त्रुटि को हम क्या कहेंगे, सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि। और सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि को हम कैसे लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ इसका सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ, सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि बराबर, देखिए जब प्रतिशत शब्द जुड़ जाता है तो डेल एक्स बटे एक्स में क्या करिएगा, यहाँ 100 से गुणा कर दीजिएगा। ये अब मान आ जाएगा डेल एक्स बटे एक्स गुणे क्या 100। इसी मान को हम क्या कहेंगे, सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि। जब सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। और सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि को अगर आप उस तरह से लिखना चाहें तो मैक्सिमम, अगर अधिकतम सापेक्ष त्रुटि या अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि की बात करते हैं तो आप सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि को जब लिखिएगा तो 100 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। ये तरीका होता है, कहीं आप देखेंगे तो माड में भी लिखा होता है, ऐसे भी दे दिया जाता है डेल वाई बटे वाई, और यहाँ हो जाएगा मैक्स गुणे 100 कर लिया जाता है, और बराबर यहाँ यही रहेगा डेल एक्स बटे एक्स, क्या कर देते हैं 100। ये भी इस तरह से भी कहीं आप देखेंगे तो व्यक्त आप कर सकते हैं। ये आप कहेंगे ये क्या आ गया भाई, डेल वाई बटे वाई, तो इसको व्यक्त करने का तरीका डेल वाई बटे वाई भी लिख सकते हैं। और यहाँ कोई और भी डेल पी बटे पी भी लिख सकते हैं, टेंजेंट बटे टेंजेंट भी लिख सकते हैं, गुणे 100 मैक्स, यानी ये अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि के लिए किया जाता है। डेल वाई बटे वाई गुणे 100 बट मैक्स और डेल एक्स बटे एक्स गुणे 100, या आप वैसे भी लिख सकते हैं सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल एक्स बटे एक्स गुणे 100। ये दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला इसमें भाग है आपका अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। याद रखिएगा, किसी भौतिक राशि की माप में होने वाली अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि को हम क्या करते हैं, अनुमेय प्रतिशत त्रुटि। किसी भी भौतिक राशि को अगर हम मापते हैं और किसी भौतिक राशि की माप में होने वाली जो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि होती है, यानी अधिकतम संभावित जो प्रतिशत त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि को ही हम क्या कहते हैं, अनुमेय प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि y बराबर क्या है, a पावर p है
b पावर q है और c पावर क्या है r है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इसको हम करेंगे क्या, इसी तरीके से मेन इसको समझ जाएंगे तो सवाल लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। इस चीज को आप नहीं समझेंगे तो सवाल आपके लिए क्या हो जाएगा, कठिन होगा। इसको आप बढ़िया से देखिए, देखेंगे यहाँ क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लाभ लेते हैं। क्या लेते हैं, दोनों पक्षों का लाभ। पहला काम ये करिएगा, दोनों पक्षों का लाभ लीजिएगा। देखिएगा लाभ लेते हैं तो क्या होगा, log y बराबर इधर क्या होगा, log a पावर p b पावर q और c पावर क्या r। और आप जानते हैं एक सूत्र आप पढ़े होंगे कि log m इंटू n, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। log m इंटू n का सूत्र क्या होता है, log m प्लस log n। और एक सूत्र आप पढ़े थे कि log m पावर अगर n हो तो इसका सूत्र क्या होता है, n log m। और एक सूत्र आप पढ़े थे log m बटे n हो, log m बटे n, इसका सूत्र होता है log m माइनस log n। ये तीन सूत्रों का इस्तेमाल इसमें करना है, ध्यान दीजिएगा। पहला सूत्र क्या होता है, log m इंटू n बराबर क्या होता है, log m प्लस log n होता है। log m और n का सूत्र क्या होता है, यानी n आगे आ जाता है। यहाँ देखिएगा ये log है तो जो n है घात जो है वो आगे हो जाता है और log क्या बच गया m, और log m बटे n होगा तो log m पहले लिखेंगे और माइनस log n लिखते हैं। उसी सूत्र का यहाँ सूत्र इस्तेमाल करिए। देखिएगा ये टोटल m और नीचे क्या है n है, तो log m बटे n, यानी log m बटे n क्या करता है कि log m माइनस log n। तो लिखेंगे इधर हो जाएगा log y और इधर क्या होगा log m बटे n लगाएंगे तो क्या होगा a पावर p एंड टू b पावर q माइनस, ध्यान दीजिएगा ये टोटल m है और नीचे वाला n है तो log m माइनस log n, तो माइनस log n की जगह c पावर r हो जाएगा, तो log c पावर r। क्लियर, यानी हम लगाएंगे log m बटे n तो log m का मनवा है ही माइनस और m की जगह ये लिख देंगे, ठीक है। यही सूत्र होता है log m बटे n, log m माइनस log n। और ध्यान दीजिए फिर देखिए तो यह a इंटू इनके बीच में गुणनफल का चिन्ह है, यानी m इंटू n के जैसा होगा। और log m इंटू n का सूत्र क्या होता है, log m प्लस log n। तो यहाँ लगाएंगे फिर हो जाएगा log y बराबर log m इंटू n लगाएंगे क्या होगा, अरे ये इंटू है ना, m है n है तो लिखेंगे log a पावर p प्लस log b पावर q और माइनस log c पावर r। ध्यान दीजिएगा, यानी तीनों सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने log m बटे n लगाया तो m था तो m माइनस n, तो देखिएगा log m बटे n में है m था n था तो log m माइनस और log n हो गया। क्लियर, अच्छा फिर इनके बीच में देखिए गुणनफल का चिन्ह है जो ऊपर वाला सूत्र है, तो log m इंटू n का सूत्र क्या होता है, log m प्लस और log n ये उतार देंगे और माइनस ये था जैसे उतार दीजिए। अब देखिएगा अब m पावर n log m पावर n ये भी है, log m पावर n ये भी है, log m पावर n है, यानी इसके जैसा हो गया। इसके जैसा है तो log m पावर n रहता है क्या होता है, जो घात होता है आगे आ जाता है। इसी तरह से इसके भी घात कहाँ आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। इस तरह से इसका मान हो गया log y बराबर यहाँ क्या होगा p log a प्लस क्या होगा q log b और माइनस क्या होगा r log c। यानी हमने तीनों log के तीनों सूत्र लगाए। सबसे पहले log m बटे n लगाया तो log m माइनस log n हो गया, फिर log m इंटू n लगाया तो log m प्लस log n हो गया माइनस a जैसे था, फिर log m पावर n का सूत्र जो घात होता है वो आगे लिख देते हैं। घात यहाँ क्या था t आगे आ गया, t आगे हो गया, यहाँ घात क्या था q कहाँ गया आगे आ गया, log p हो गया, घात क्या था r आगे आ गया log c। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर देखिएगा आंशिक अवकलन कैसे करते हैं। log y है ना, तो ऐसे लिखेंगे del y बटे y, ये आंशिक अवकलन। इसी प्रकार p है, p लिखेंगे
log A का आंशिक अवकलन क्या होगा, डेल A बटे A, ये तरीका। ठीक, ये Q है, थोड़ा सा हाँ इसमें ठीक है। और फिर क्या करेंगे, धन Q है तो Q लिखिएगा, और log B का आंशिक अवकलन क्या होगा, तो लिखेंगे डेल B बटे B और माइनस R, और इसका आंशिक अवकलन क्या होगा, डेल C बटे C। तो देखिए आंशिक अवकलन क्या होता है समझिएगा, यानी दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन ये याद रखेंगे। अगर log y है तो क्या हो जाएगा, डेल y बटे y। अगर log a है तो डेल a बटे a, log b है तो डेल b बटे b, log c है तो डेल c बटे c, log r है तो डेल r बटे r होगा। ठीक है, और उसके पहले जो r है यहाँ गुणनफल, यहाँ q था q लिख देंगे, यहाँ इसके पहले p था p, इसके पहले 1 था 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे कि y के मान में, अब लिखेंगे y के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि, अधिकतम संभावित त्रुटि, ध्यान दीजिएगा, ये लिखेंगे जस्ट इसके नीचे कि y के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि। आप ध्यान दीजिएगा ये क्या चीज होता है, तो y के मान में अधिकतम संभावित, जब यह सेंटेंस लिखिएगा, ये y क्या होता है, तो जो शुरू में समान होगा, अगर यहाँ y रहेगा तो y के मान में लिखिएगा, अगर यहाँ z रहेगा तो z के मान में लिखिएगा, अगर यहाँ कोई भी मान, अगर आपका अल्फा है तो लिखेंगे अल्फा के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि। जब अधिकतम शब्द लिख दीजिएगा तो इधर राइट हैंड साइड में कहीं अगर माइनस भी है तो माइनस को किसमें बदल दीजिएगा, प्लस में। याद रखिएगा कहीं माइनस नहीं होना चाहिए। जब यह सेंटेंस लिखिएगा, y रहेगा तो y के मान में, यहाँ a रहेगा तो a के मान में, z रहेगा तो z के मान में लिखिएगा। ठीक है, और जब अधिकतम शब्द लिख दीजिएगा तो दोनों साइड में कहीं भी माइनस नहीं होना चाहिए। देखिए माइनस है ना, अब हम लिखेंगे प्लस में, क्या लिखेंगे, डेल y बटे y, यानी लिखेंगे डेल y बटे y बराबर, इधर क्या लिखेंगे, p गुणे p कोष्ठक में डेल a बटे a धन क्यूब डेल b बटे b। अब देखिएगा, अब जो माइनस था, यहाँ जो माइनस था, अब क्या हो जाएगा, प्लस r और डेल c बटे c। क्लियर। अब क्या करिएगा, लास्ट एक स्टेप और लिखेंगे कि y के मान में अधिकतम अवनाक सुनना संभावित स्वनाक सुनना प्रतिशत, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, यानी अब लिखेंगे y के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। अभी अधिकतम संभावित त्रुटि था, अब हमने क्या लिख दिया, अधिकतम संभावित प्रतिशत जोड़ दिया। जब प्रतिशत का नाम आ जाएगा तो दोनों पक्षों में क्या करिएगा, 100 का गुणा कर दीजिएगा। ऐसे लिखेंगे डेल y बटे y गुणे क्या, 100 से गुणा दोनों पक्षों में। इसी तरह से क्या होगा कि कोष्ठक में डेल a बटे a गुणे 100, यानी दोनों पक्षों में जहाँ जहाँ मान है सब में 100 से गुणा करेंगे। डेल b बटे b गुणे 100 और धन r डेल c बटे c गुणे 100। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, यहाँ लिख सकते हैं y के मान में, ये तो यही है, y के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, यानी 100 से आपने गुणा कर दिया। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं कि p गुणे, हिंदी में लिखना चाहेंगे p गुणे, ये बता रहा है कि a के मान में प्रतिशत त्रुटि, क्या लिखेंगे, a के मान में प्रतिशत त्रुटि, इसी प्रकार ध्यान दीजिए, ये यहाँ क्या लिखेंगे, q गुणे b के मान में प्रतिशत त्रुटि और धन r गुणे c के मान में प्रतिशत त्रुटि, c के मान में
ठीक है। तो बस एक चीज़ और बस सरसरी निगाह से मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। किसी भौतिक राशि की माप में होने वाली अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि को हम क्या कहते हैं? 90% त्रुटि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया y बराबर a पावर t b पावर q और c पावर r है। क्या करिएगा, इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। जैसे मैं इस आर्टिकल को मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आपको सवालों को भी हल करना है। क्या करिएगा, ऐसे सवाल मिल जाएगा। सबसे पहले दोनों बच्चों का क्या करिएगा, लाग लीजिएगा। लाग इधर आइए, लाग यम है, यन है, और लाग यम बटे एन का सूत्र क्या होता है? लाग यम माइनस लाग यन। तो लाग यम के देंगे ये माइनस यन के देंगे लाग ये हो गया। अब फिर लाग यम इंटू यन, यानी पहला सूत्र लाग यम इंटू यन करता है कि लाग यम प्लस और लाग यन हो गया, और माइनस जैसे था वैसे लगा दीजिए। और फिर सूत्र बना लाग यम पावर एन, और एम पावर एन को मतलब जो भी घात होगा आगे लिख दीजिएगा। फिर आगे क्यू लाग बी माइनस आर लाग सी हो गया। दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करिए। आंशिक अवकलन अगर लाग y है तो डेल y बटे y, अगर लाग z है तो डेल z बटे z लिखेगा। ऐसे लाग a है तो डेल a बटे a, लाग b था डेल b बटे b, लाग c था डेल c बटे c। बस यही होता है आंशिक अवकलन। आगे जो मान आएगा उसको उतारते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे y के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि। जब अधिकतम शब्द आ जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, कहीं भी माइनस नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ माइनस है ना, तो माइनस किसमें बदल गया? प्लस में। जो माइनस में लिखा था वो चीज किसमें लिख दिया? प्लस में। यानी सब वही मान लिखे हैं, बस यहाँ माइनस जहाँ था अधिकतम शब्द लिखने से जो माइनस था वो किसमें आ गया? प्लस में। उसके बाद आगे के स्टेप में लिखेंगे कि y के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। y रहेगा तो y, जो आगे रहेगा उसी के मान में लिखिएगा। अगर a रहता तो a के मान में, z रहता तो z के मान में, ठीक है। तो y के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या करिएगा, इधर भी 100 से गुणा, इधर भी 100 से गुणा, यहाँ भी 100 से गुणा, यहाँ भी 100 से गुणा कर देंगे। तो ये बता रहा है कि गुणे ये जो है ये किसमें त्रुटि हो गया? तो आप लिखेंगे a के मान में प्रतिशत त्रुटि। ये q गुणे ये किसमें त्रुटि हो गया? तो b के मान में प्रतिशत त्रुटि। ये r गुणे ये किसके मान में? तो c के मान में। अगर z रहता तो z के मान में, अगर m रहता तो m के मान में त्रुटि। इस तरह से अब क्या होगा कि सवाल आपके दिए गए होंगे। अगर ये कहता कि a के मान में त्रुटि 1% है तो b गुणे 1 हो जाता है। b के मान में त्रुटि 5% है तो 5 से आप गुणा कर दे तो 5q हो जाता है। अगर कहता c के मान में 10% त्रुटि है तो 10 से इसको गुणा कर देते तो 10r हो जाता है। इस तरह से सवाल आप करेंगे और हमें उम्मीद है कि बहुत आनंद आपको आने वाला है, क्योंकि अब जो मैं कल बताऊंगा आपको, अगर ये अच्छे से आपको समझ में आ गया है तो आने वाले समय में जो मैं कल टॉपिक बताऊंगा वो उसमें सवाल ही बताएंगे और उन सवालों को आप धड़ाधड़ करेंगे और कहीं बिना ब्रेक लगाए आप जो सवालों को हल करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले टर्न पर, यानी नेक्स्ट टर्न पर मिलने के लिए। लेकिन अगर वास्तव में आपको ये पसंद आ रहा है तो आप क्या करेंगे, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।